आगे अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बावजूद शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। दिन भर कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही हैं अशेषा। तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। करीब 30 से 40 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 23,550 के आसपास बंद हुआ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी भारी दबाव दिखा। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी चमक दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था और कई सारे स्टील स्टॉक्स में एक्शन दिखा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स 2 से 4% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं ऑटो स्टॉक्स में भी काफी एक्शन था। नतीजों के बाद एमएनएम 1% ऊपर, अपोलो टायर, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी करीब 1 से 2% की तेजी दिखी। लूजिंग साइड पर एफएमसीजी स्टॉक्स, उसमें सबसे पहले बलरामपुर चीनी की बात करेंगे। नतीजे काफी कमजोर थे और कंपनी ने कैपेक्स अपना बढ़ा दिया। जो पहले 2000 करोड़ था उसे बढ़ाकर 2850 करोड़ रुपए किया, जिसके चलते स्टॉक 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटीसी नतीजों के बाद यहां पर कमजोरी दिखी। कोलगेट, नेस्ले, एचयूएल सभी स्टॉक्स कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी भारी गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी स्टॉक्स में 2 से 4% की गिरावट दिखी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, 11% की गिरावट कमजोर नतीजों के बाद, और इसके अलावा एनसीसी 12% नीचे बंद हुआ। तो ऑल इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था नतीजों के दम पर, लेकिन इंडेक्स लेवल पर ज़्यादा कुछ कमजोरी नहीं थी, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ भारतीय बाजार शुक्रवार को बंद हुए। शुक्रिया करेंगे अशेषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी रविंद्र। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज अर्निंग के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स की, जहां पर कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 3% के आसपास के डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही नेट प्रॉफिट में भी जो है अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला, जो 91 करोड़ से घटकर 70 करोड़ पर देखने को मिला। वहीं अगर बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन जो है 9.2% से बढ़कर 10.4% पर देखने को मिला। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है एनसीसी, जहाँ पर कंपनी के जो तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 1.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में जो 12% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिली, जो 221 करोड़ से घटकर 193 करोड़ पर देखने को मिली। वहीं मार्जिन में भी जो है करीब 136 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ओवरऑल एनसीसी के जो नंबर थे Q3 को वीक थे, जिसके चलते हमें आज शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है भारतीय हेक्साकॉम, जहाँ पर कंपनी का जो तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 7.5% के आसपास की जो ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट जो है 253 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ पर देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। वहीं मार्जिन जो है उसमें मार्जिन जो है 47.8 करोड़ से बढ़कर 51.2 चलिए और कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। एमएनएम के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। आय और मुनाफा दोनों में बढ़त देखने को मिली। ट्रैक्टर में मार्केट शेयर रिकॉर्ड स्तर पर है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं। जी सृष्टि। एमएनएम के नंबर्स जो हैं अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर नतीजे तो अच्छे रहे, इसके साथ ही जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफ़ी सराहनीय थी। अगर नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड फ्रंट पे जो इनके मार्जिन रहे वो 14.4% पे रहे। हम ठीक यही उम्मीद कर रहे थे, पर इसके अलावा अगर इंटरनल्स को देखें तो इनके ऑटोमोटिव के जो मार्जिन रहे हैं वहाँ पर उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके विपरीत जाके कंपनी के मार्जिन पिछली तिमाही के कंपैरिजन में इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस समय इन्होंने डिस्काउंट्स भी बहुत ज़्यादा दिए थे, साथ ही प्रमोशनल कॉस्ट भी काफ़ी हाई था। ऐसे में कंपनी ने अपने मार्जिन्स को ना सिर्फ स्थिर रखा, बस उसको बढ़ाया भी। अगर फार्म सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ज़रूर थी। हालांकि उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा थी कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड ज़्यादा होंगे, पर उसके विपरीत फिर भी मार्जिन इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिला। 18.1% इनके फार्म के EBIT मार्जिन आते हुए दिखे।
मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये तो ज़रूर साफ है कि जो इनकी ऑटो की जो डिमांड है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर साथ ही ट्रैक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिया है, जहाँ पे चौथी तिमाही में मैनेजमेंट का मानना है कि इंडस्ट्री में लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। M&M हमेशा जो है अपनी जो इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ है उसके अनुमान को लेकर आता है और चौथी तिमाही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक लीडर M&M की तरफ से आते हुए देखा है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे रहे, साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी सही थी। शुक्रिया सृष्टि इस अहम जानकारी के लिए। लेकिन एक और खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सोमवार को आयशर मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं और अनुमान क्या है, जरा सृष्टि उसके बारे में भी जानकारी दें। आयशर मोटर्स के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर हम ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आयशर मोटर्स में ये खास ज़रूर था कि इनके रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लगभग 20% की वहाँ पे हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखी। वहीं अगर इनके मिक्स की बात करें तो उसमें 350 सीसी सेगमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम था, जिसके चलते इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो थोड़ी कम आती हुई ज़रूर दिख सकती है। VECV में हालांकि आय बढ़ने की उम्मीद ज़रूर है, पर इनके प्रॉफिट पर ऑपरेटिंग डीलेवरेज के चलते एक इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है। कंसोलिडेटेड फ्रंट पे हमारी उम्मीद है कि इनकी आय लगभग 5044 करोड़ रहेगी। वहीं EBITDA की बात करें तो 1291 करोड़ हम उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं मार्जिन्स जो है अगर हम देखें तो तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट रह सकते हैं 25.6% पे, और आखिरी में मुनाफे के फिगर पे हमारी उम्मीद है 1173 करोड़ जो है कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। पर नतीजों के अलावा फोकस ज़रूर रहेगा कि आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर किस तरीके से आती है, और साथ ही साथ वो नए लॉन्चेस किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, क्या है उनकी रणनीति, ये सभी चीज़ें जानने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। शुक्रिया सृष्टि इस अहम जानकारी के लिए। सस्ता होगा आपका लोन, कम हो जाएगी आपकी EMI, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। 5 साल बाद RBI ने दरों में कमी का बड़ा फैसला किया है। RBI गवर्नर ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking. The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. और RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती तो कर दी, लेकिन इस पॉलिसी की बड़ी बातें क्या रही, गौरव बता रहे हैं। जी हाँ, अगर हम RBI MPC के टेक अवेज की बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो एक एक्सपेक्टेड था, उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे RBI ने भी ये 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो लिया है। अभी ये जो रेपो रेट है वो 6.25% पे है। इसके अलावा RBI की तरफ से जो रेट कट है उनका मानना ये है कि कहीं पे ग्रोथ और इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए उन्होंने जो रेट कट का डिसीजन है वो लिया है। अगर हम बात करें ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी की तो FY26 के लिए RBI का मानना ये है कि ये जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा वो अराउंड 6.7% का रह सकता है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। हालांकि अगर हम FY25 की बात करें तो पहले RBI का मानना था कि 6.6% पे इंडिया का ग्रोथ रह सकता है, बट अभी उन्होंने 6.4% का एक जो नंबर है वो टारगेट दिया है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो पहले जैसे पता है कि इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। RBI का अभी मानना यह है कि इन्फ्लेशन जो है FY26 के लिए कहीं पे 4.8% पे रह सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें Q4 की तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जो Q4 में इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली में थोड़ा कम हो सकता है। उनका अनुमान पहले 4.5% का था, जो अभी उन्होंने घटाकर 4.4% का लिया है। और यही दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से RBI ने कहीं पे रेट कट का डिसीजन लिया है। इसके अलावा अगर हम इस रेट कट की बात करें तो लगभग पिछले 5 सालों में सबसे पहला रेट कट है। और जैसे हमें पता है कि पिछला जो रेट चेंज था वो फरवरी 2023 के मीटिंग में गया था, तो उसके बाद ये जो फर्स्ट रेट चेंज है हमने इस मीटिंग में देखा है। इसके अलावा अगर हम कुछ की कमेंट्रीज की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे कंजम्पशन जो है अर्बन में कहीं पे स्ट्रांग उनको क्यूज जो है नहीं दिख रहे। अगर हम बात करें कुछ इंडिकेटर्स की भी, लीडिंग इंडिकेटर्स, तो वहाँ से भी उनको एक मिक्स्ड क्यूज
देखने को मिल रहे हैं, बट रूरल कंजम्पशन में उनका मानना यह है कि ये जो रिबाउंड है वो आगे जाके भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका मानना यह है कि अगर हम डॉलर की बात करें तो कहीं पे जो रेट है उसके लिए उनका कोई भी एक बैंड उन्होंने नहीं रखा है। ये जो रेट्स है वो वैसे ही मार्केट में डिटरमाइंड रहेंगे। इसके अलावा उनका मानना यह भी है कि आगे जाके कहीं पे इकोनॉमिकली जैसे कि मैक्रो हेडविंड्स तो है, बट इसी सब में इंडिया भी एक इम्यून कंट्री है और इसके चलते कुछ भी ज़्यादा रिस्क जो है उनको नहीं लगता जीडीपी ग्रोथ पे आ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा और एक पॉजिटिव स्टांस जो है आरबीआई की तरफ से इस मीटिंग के कमेंट्री के थ्रू देखने को मिला। रेट कट की वजह से भी एक अच्छा पुश जो है कंजम्पशन को मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब इसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और आगे जाके कैसे बैंक्स और एनबीएफसीज में इसका इम्पैक्ट होता है वो देखना जरूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो एंटिसिपेटेड था वो आरबीआई ने डिलीवर कर दिया है। शुक्रिया करेंगे गौरव आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो आरबीआई ने दरों में 0.25% की कमी तो कर दी, लेकिन इसके बाद होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन कितना सस्ता होगा, आपके पहले से चल रहे लोन पर कितनी ईएमआई घटेगी, ये बता रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। जी विश्व मोहन, जरा करें डिकोड, कितनी कम होगी ईएमआई? देखिए, शुरुआत करते हैं पॉपुलर लोन के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन यही लिए जाते हैं आमतौर पे, और होम लोन के साथ शुरू करूंगा। अगर आपने 50 लाख का 20 साल के लिए होम लोन लिया है और आप अभी तक 9% का ब्याज देते हैं, यहाँ पर अगर 0.25% घटती है, क्योंकि 0.25% का पास ऑन अगर बैंक करते हैं ग्राहकों को, तो आपकी नई दर 9.25% के आसपास हो जाएगी। पहले 50 लाख अगर 20 साल के लिए आपने लोन लिया है तो जो EMI 44,986 रुपये हर महीने हुआ करती थी, वो घटकर हो जाएगी 44,185 रुपये। यानी आपकी जो हर महीने की बचत होगी वो 800 रुपये की होगी और सालाना 9,500 रुपये से ज़्यादा की बचत आपकी होगी। करीब करीब 10,000 मानकर चले कि आपकी बचत होगी। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि EMI कम ना करवाए, वो टेन्योर कम करा ले। टेन्योर कम कराने में होता क्या है कि आपके जो ब्याज होते हैं उसका बोझ कम हो जाता है। अगर आप टेन्योर कम कराते हैं तो आपके जो टेन्योर है, यानी 20 साल के लिए आपने लोन लिया है, वो घटकर 19 साल 2 महीने हो जाएंगे, यानी कि 10 महीने कम आपको लोन भरना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका टेन्योर काफ़ी कम होगा, सिर्फ 0.25% ब्याज दरों में कमी से। अब बात करते हैं पर्सनल लोन और कार लोन के साथ। पर्सनल लोन में मान लीजिए आपने 3 साल के लिए 2 साल के लिए आपने 2 लाख रुपए लिया है, 11.5% के आसपास मान लीजिए औसतन इसी आसपास के आसपास पर्सनल लोन पर ब्याज दरें रहती है। वो घट के अगर 11.25% होती है तो 2 लाख रुपए का 2 साल के लिए 9,368 रुपए का आपका EMI है हर महीने का, वो घटकर 9,344 रुपए हो जाएगा। यानी सालाना करीब करीब 350 रुपए से ज़्यादा का आपका बचत होगा, क्योंकि ये अमाउंट है वो छोटा है, इसलिए आपको बचत यहाँ पर कम दिख रही होगी। वहीं कार लोन की अब बात करते हैं। कार लोन, आप मान लीजिए कार लोन आमतौर पे 3 से 5 साल के लिए ले जाते हैं, तो मान ले ये 5 साल नहीं, अब 5 लाख आपने लिया है, 3 साल के लिए कार लोन लिया है, आपको ब्याज देना होता है 9.25% के आसपास, जो घटकर अगर बैंक आपको पास ऑन करते हैं 9% हो जाती है, तो आपकी EMI जो 15,958 रुपये आप भर रहे हैं 3 साल के लिए, वो घटकर 15,899 रुपये हो जाएगी। यानी अगर रेपो रेट लिंक जितने भी लोन्स हैं, अगर बैंक्स आपको पास ऑन करते हैं, आप जाकर इंक्वायरी भी कर सकते हैं अगर पास ऑन नहीं किया जाता है बैंकों की तरफ से, और तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में ज़रूर बैंक इस पर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, जाके बैंकों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी और आपके लोन के बारे में जानकारी भी लेनी पड़ेगी। क्या आपको सस्ता लोन आपका होने वाला है, आपकी EMI की बोझ कम होने वाली है, ये ज़रूर पता कर लीजिएगा बैंकों में जाकर। शुक्रिया विश्व मोहन, बहुत ही बेहतर तरीके से और आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक आपने ये जो रेट कट है उसकी तमाम बातें डिकोड की। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही ट्रैक पर दौड़ने वाली है, जो यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित, तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं जानकारी। समीर बताएं। भारतीय रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल सेगमेंट में एक नए युग में जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन रोल आउट होने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 महीने के भीतर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी, और ऐसी पहली ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल RDSO ने कर लिया है मुंबई अहमदाबाद सेक्शन में। और इस ट्रेन ने छोटे से सेक्शन में 180 kmph की हाई स्पीड को भी हासिल किया था। हालांकि जब ये चलेगी तो इसकी एवरेज स्पीड मानी जा रही है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है, लेकिन
स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल आरडीएसओ ने 15 जनवरी को पूरा कर लिया है और सिर्फ पहली नहीं, टारगेट ये है कि 2025-26 में 9 और ऐसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाए और लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि 50 वंदे भारत ट्रेन, जिसमें से कि 33 वंदे भारत मेधा इंजीनियरिंग और 17 वंदे भारत एलिस्टॉम, ये स्लीपर वेरिएंट होगा जो कि एलिस्टॉम मुहैया कराएगा भारतीय रेलवे को 2 साल के भीतर, 2025-26 और 26-27 इन 2 सालों के भीतर इसको आने वाले 2 सालों के भीतर इसको प्रोवाइड करेगा। और यही नहीं, 200 और वंदे भारत ट्रेन का एक टेंडर इंडियन प्लेयर और रशियन प्लेयर, इनके जॉइंट कंसोर्शियम को दिया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले 4 से 5 सालों में 250 के अराउंड वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाया जाए। और स्लीपर पर इसके लिए फोकस है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस है इसको काफ़ी फास्टर करेगा, इसको रिलायबल बनाएगा, कन्वीनियंट करेगा पैसेंजर के लिए, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट जैसी सुविधाएं हैं, जो इसकी सीट हैं, जो इसमें फीचर्स हैं वो काफ़ी आधुनिक है। यही वजह है कि रेलवे को लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल का जो सेगमेंट है इसमें एक नए युग की शुरुआत होगी और ये रेलवे के लिए और यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगा। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। कोटक महिंद्रा